हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सफदरी हेल्थ सेंटर। आज मैं बात करने वाला हूँ कि सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है और कैसे हम इस पर ट्रीटमेंट देते हैं और कैसे इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं। एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि उन बच्चों की क्या कंडीशन है, बेसिकली चाहे वो एटेक्सिक है, एथिटॉइड है, मिक्स्ड है या स्पास्टिक है। अब हमें ये नोटिस करना है कि अभी हमारे पास बच्चे के स्पास्टिक का है और इस स्पास्टिक केसेस में हम कैसे काम करते हैं और क्या करते हैं और कैसे हम इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे कि बच्चे में रिकवरी आएगी और ऐसे कौन कौन सी चीजें जो गलती करते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात ये है कि जब भी हमारे पास बच्चा आता है तो वो बहुत सारी चीजों को नोटिस, हमें क्वाड्रिप्लेजिक होता है या चाहे पैराप्लेजिक होता है या मोनोप्लेजिक होता है या डायप्लेजिक होता है। अभी हमारे पास जो बच्चा है वो डायप्लेजिक है। डायप्लेजिक का मतलब ये होता है कि बच्चे के जो अपर लिम्ब है वो थोड़े से स्पास्टिक होंगे, जो लोअर लिम्ब है वो ज्यादा स्पास्टिक होंगे। ठीक है, तो हमें ये नोटिस करना है कि बच्चे में हम क्या कर रहे हैं और कैसे काम करेंगे। तो जब भी हमारे बच्चे में दिक्कत होती है तो हम पहले कोशिश ही करते हैं कि उसके स्ट्रेचिंग पार्ट पे काम करें, यानी कि उसके जो भी मसल टोन है उसको रिड्यूस करें। तो देखिए होता क्या है कि जब हम बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमारा बच्चा जैसे सिटिंग कर रहा है, स्क्वेटिंग कर रहा है या हमारा, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे हम स्पास्टिक बच्चों में इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास बच्चा है जो कि डायप्लेजिक केस का है और डायप्लेजिक में जैसा मैंने बताया कि लोअर लिम्ब ज्यादा इफेक्ट करते हैं, अपर लिम्ब कम इफेक्ट करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अपर लिम्ब पे स्ट्रेचिंग और लोअर लिम्ब पे स्ट्रेचिंग दोनों तरीके से करनी है। कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि लोअर लिम्ब के साथ साथ अपर लिम्ब पे भी काम करना है और साथ के साथ रिफ्लेक्सेस पे भी काम करना है। जो अभी आप बच्चा हमारा देख पा रहे हो वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन इसमें नहीं है, यानी कि जो रिफ्लेक्सेस होता है इक्विलिब्रियम का वो नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, बैलेंसिंग नहीं है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमें बात करना है अभी। तो हम वन बाय वन बात करेंगे तो ज्यादा समझ में आ पाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जब भी हम बच्चे के साथ काम करें तो हम न्यूरो डेवलपमेंटल अप्रोच पे काम करें। तो जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे हैंड से कुछ करवाना है बच्चे को, तो बच्चा क्या करेगा ना, जब हैंड से यूज करता है तो लेग का भी यूज करने लग जाता है, क्योंकि हैंड्स टाइट है। जब हैंड्स को ज्यादा फोर्सफुली यूज करता है तो लेग को भी यूज करने की कोशिश करता है, लेग ऊपर कर लेता है। अब मैं बोलता हूँ मैडम मम्मा को दे दो। देखिए थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है नीचे, क्योंकि अभी स्ट्रेचिंग हमने बहुत अच्छे से की है तो बच्चे का जो टाइटनेस है वो रिड्यूस हो गया है, तो थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है अभी वहां पे। तो होता ये कि जब भी हैंड्स यूज करेगा तो लेग टाइट हो जाएंगे, लेग यूज करेगा तो हैंड्स टाइट हो जाएंगे, दोनों एक साथ अलग अलग नहीं होते। तो हमें कोशिश करना पड़ता है कि लेग को पकड़ के रखें और हैंड्स का मूवमेंट लेके रखें। मैं लेग को पकड़ लीजिए, दोनों हैंड्स, चलो मम्मा को दे दो, मम्मा को दे दो, मम्मा को दे दो, ठीक है ये दे दिए। अब क्या है ना, हमने ये कंट्रोल कर लिया। अब देखिए जैसे हम सिटिंग कराते हैं, बच्चा बैठो 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 बैठो, ये स्क्वाटिंग पोजीशन। चलो अब खड़े हो जाओ, आप स्टैंड अप। देख पा रहे हो इसका हाथ भी टाइट हो रहा है, देखिए ये देखिए फिस्ट बना रहा बच्चा, ये देखिए हैंड्स बहुत मतलब बच्चे का हैंड्स बहुत हिल रहा है, ट्रेमर कर रहा है। तो कोशिश ये करते हैं कि जब बच्चा उठ रहा है ना तो हैंड्स को कंट्रोल करेगा, क्योंकि अगर दो मूवमेंट एक साथ होंगे तो बच्चा ब्रेक नहीं करेगा और मसल्स कोऑर्डिनेशन के ऊपर काम नहीं हो पाएगा। तो कोशिश ये करनी होती है कि बच्चे का जो मूवमेंट है ना वो ब्लॉक करे और जो पर्टिकुलर मूवमेंट चाहिए वो हम करवाएं बच्चे से। अब मैं बच्चे को बोलूँ हैंड्स को आगे रखने के लिए, बेटा ऊपर हैंड्स को मुझे दे दो, मुझे दो जरा, ऊपर 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 दो, ऊपर दे दो, ऊपर 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 ऊपर, ये रहा ऊपर नहीं, देखो ये रहा, दो वेरी गुड। जब ये अपने हैंड से यूज कर रहा था तो लेग भी यूज हो रहे थे, तो हमें ये सोचना पड़ता है कि लेग को हम ब्लॉक करके रखें और हैंड से यूज करें। जब हैंड से यूज करेंगे तो लेग को ब्लॉक करें। हमें चाहिए कि जो अगर हम ट्रंक का यूज करते तो ट्रंक ही यूज करवाए, बाकी को मूवमेंट को ब्लॉक करें। ओनली स्ट्रेचिंग करने से काम नहीं चलता, बाकी सारी चीजें भी करनी पड़ती है। तो दूसरी चीज ये है कि जैसे हम कोऑर्डिनेशन पे काम करते हैं, जैसे हम कोऑर्डिनेशन पे काम कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग पे जब काम करते हैं तो हम नॉर्मली हम लोग बैलेंस करवाने की कोशिश करें इंक्लाइन सरफेस। अब साथ के साथ कई बार हमें क्या करना होता है, बेस ऑफ सपोर्ट को भी ध्यान रखना होता है। मेरे बैलेंसिंग वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैंने बेस ऑफ सपोर्ट के बारे में क्या बताया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में और बैलेंसिंग को और अच्छा कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है और एविडेंस के साथ बताया हुआ है, तो वो वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं। बेसिकली बता देता हूँ मैं कि जब हम बेस ऑफ सपोर्ट देखते हैं यानी कि बच्चा किसने सरफेस को यूज कर रहा है खड़े होने के लिए। अभी बच्चा कुछ सरफेस को ज्यादा यूज कर रहा है, अभी हम पास करेंगे तो बच्चा और डिसबैलेंस होगा। तो कीजिए मैं, अब छोड़िएगा थोड़ा सा,
बच्चा ना अभी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं करेगा क्योंकि वहां से बच्चे का जो सरफेस एरिया वो कम हो गया। अब जब हम इसको सरफेस एरिया कम हो गया तो हम वेट भी कैरी करा सकते हैं। तो वेट कैरी करने के साथ साथ, सरफेस एरिया कम करने के साथ साथ, हम उसके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट के ऊपर काम करने के साथ साथ हम इसके कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग पे काम करेंगे, ना कि बस बॉल पे बैठा लिया और बॉल पे जंपिंग करा रहे और बॉल पे हम लोग बैठा के बस इधर उधर कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। अब हम लोग अगर हाइट पे रख रखे बच्चे को तो उससे भी बैलेंसिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि हाइट पे ग्रेविटेशनल इंपैक्ट कम हो जाता है, तो बॉडी और स्विंग करने लग जाता है। बॉडी जितना स्विंग करेगा और बच्चा उतना बैलेंस करेगा तो समझ लीजिए कि बच्चा अच्छे से बैलेंस कर रहा है। तो ये हमारा अप्रोच होता है कि हम बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन को कैसे इंप्रूव करें। दूसरी चीज मैंने कई बार ये देखा है कि जब बच्चे की स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, देखो अगर हम बच्चे की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, मैं ये पकड़ लूं, तो हम हैंड्स को ध्यान नहीं रखते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर लेग की स्ट्रेचिंग है तो हैंड्स कैसे मूवमेंट ले रहे हैं। अगर मैंने लेग को यूज किया, मैंने थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा 90 डिग्री में ऊपर की, ये देखिए हैंड्स का मूवमेंट देखिएगा, करो। अब बच्चा क्या कर रहा है, अपने हैंड्स को यूज कर रहा है और हैंड्स को बहुत टाइट कर, कई बच्चे टाइट कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा रिड्यूस कर रखा है हमने मसल टोन, इसलिए शायद ज्यादा यूज नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चे हैंड्स को टाइट कर लेते हैं जब वो लेग की स्ट्रेचिंग हो रही होती है। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, हैंड्स को छोड़ देते हैं। तो हमें कोशिश करनी कि हैंड्स को मैनेज करके चले। जैसे हमने पकड़ा रखा है तो बायलैटरल कोऑर्डिनेशन के ऊपर काम हो रहा है और बच्चा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि बच्चा अपने टोन को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है कि मैं बच सकूं। देखिए, देख पा रहे हैं, तो बच्चा अपने हैंड्स को बाहर की तरफ करता है, तो हमने क्या किया, उसको पकड़ा दिया जिससे उसका कोऑर्डिनेशन बन रहा है। ठीक है, तो हैंड्स में भी कंट्रोल आ रहा है और लेग्स में भी कंट्रोल आ रहा है। तो ये चीज है सबसे इंपॉर्टेंट। मैं उसको नीलिंग पोजीशन में करना। तो हमें कोशिश करनी है जब भी स्ट्रेचिंग करें तो बाकी मसल्स के मूवमेंट को भी ध्यान में रखें कि वो कैसे जा रहे हैं। अगर हमने सोचा कि पर्टिकुलर एक ही मूवमेंट कर रहे हैं और हैंड्स लेग को छोड़ रखा है, हेड को छोड़ रखा है और दूसरे लेग को छोड़ रखा है, ऐसे नहीं होता। जो हमें पर्टिकुलर मसल्स पे मसल टोन रिड्यूस करना है, जिस मसल्स को, उसी मसल्स पे ही हम लोग बना के रखें, उस पे ही स्ट्रेचिंग करें, बाकी को कंट्रोल करें, बाकी को हम रोक के रखें। तो जैसे मेरा बच्चा ये है, अभी कई डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं पूरा। ठीक है, इंप्रूवमेंट में बताता हूँ कैसे आता है बच्चों में। जैसे बच्चे पकड़ लेते हैं, थेरेपिस्ट पकड़ लेते हैं या डॉक्टर्स पकड़ लेते हैं, ऐसे नहीं पकड़ना। हमें सोचना है कि हम कितना टच दे रहे हैं। परसेंटेज ऑफ टच बहुत जरूरी है कि आज मैं पूरा पकड़ रहा था 100%, कल मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, परसों में ऐसे पकड़ूंगा, धीरे धीरे करके मैं हल्का सा टच दूंगा, बच्चा कंट्रोल कर रहा हो। तो परसेंटेज ऑफ हेल्प कितना जा रहा है बच्चे को कंट्रोल करते समय, बच्चे को कोई माइलस्टोन डेवलपमेंट देते समय। तो कोशिश करो कि परसेंटेज ऑफ हेल्प को समझो, हैंड टू हैंड सपोर्ट को समझो और अपने प्रॉम्प्ट को समझो कि लेवल ऑफ प्रॉम्प्ट क्या होने चाहिए बच्चे के साथ जब हम काम कर रहे हैं। तो सपोज अगर बच्चा ऐसे है, और कई बार क्या होता है, मैं बच्चों को कमांड भी दे रहा हूँ साथ में, बच्चे पैर आगे करो, ये आगे करो, पैर आगे करो, आगे करो, लेके जाओ, नीचे रखो पैर, आगे आगे, हाँ आगे रखो, इसके ऊपर रखो। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि बच्चा क्या कर रहा था, जब मूवमेंट कर रहा था ना, तो अपने बॉडी को भी मूवमेंट ले रहा था, क्योंकि बच्चा कंपनसेट मूवमेंट करता है। कंपनसेट का मतलब क्या होता है, बच्चा दूसरे मसल्स का यूज करने लग जाता है एक मसल्स को यूज करने के लिए। तो हमें क्या करना है, इसको ब्लॉक करके रखना है और पर्टिकुलर एक ही जॉइंट को, एक मसल्स को हमें जो जिसमें हमें काम चाहिए उसी का ही यूज करवाए। जैसे बेटा आगे रखो, पैर आगे रखो। अब मैंने यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है, अब पूरे मूवमेंट बस बच्चा लेग का यूज कर रहा है, नहीं तो बच्चा ऐसे करके यूज कर रहा था, ऐसे करके यूज करता है। तो ये बेसिक चीज है हमारा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चे के साइकोलॉजिकल पे भी काम करें। बच्चा मेरा फियर में आ जाता है कई बार मूवमेंट लेते समय, जैसे मैंने बोला क्या हो रहा है, अब बच्चा डर जाता है एकदम से। क्यों? क्योंकि कई बार जब बच्चा चलेगा ना तो शोर सुनाई देगा, जब बच्चा चलेगा तो हंसी भी आएगी, बच्चा चलेगा तो रोएगा भी। वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पे बच्चे का मसल टोन बढ़ जाता है। तो हमें उस कैटेगरी के साथ भी काम करना चाहिए कि बच्चों को शोर सुनाई दे रहा है, बच्चे का ऑडिटरी कोऑर्डिनेशन पे काम हो रहा है, बच्चे का ऑडिटरी फिगर ग्राउंड पे काम हो रहा है, विजुअल कोऑर्डिनेशन पे काम हो रहा है, बाकी के स्किल सेट भी इंप्रूव करने पड़ते हैं। हमें कॉग्निशन लेवल पे भी काम करना पड़ेगा। हमने सोचा कि फिजिकल लेवल पे काम कर लिया और सीपी बच्चा अच्छा चलने लग गया, अच्छा मूवमेंट लेने लग गया, ऐसा नहीं होता। हमें कॉग्निशन लेवल पे भी सारे स्किल्स डेवलपमेंट चाहिए, तब जाके बच्चा हमारा सारा काम करेगा जो आप चाहते हैं। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच होता है काम करने का। और साथ के साथ हमें डीएमआई पे भी, डायनेमिक मूवमेंट इंटरवेंशन पे भी काम करना पड़ता है, जिसमें हम डिफरेंट अप्रोच के साथ काम करते हैं। अगर मेरा बच्चा किसी बैठा है, बॉल स्टर ले आने,
ब्लॉक्स भी ले आओ। देखिए क्या सोसाइटी में, अगर आप ये नोटिस कर पाए, क्या सोसाइटी में ऐसा सरफेस नहीं आएगा कि जिसमें हिलने वाला सरफेस हो? आप समझ रहे हैं? इसको 2 मिनट रखता हूं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी में जब हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा कोई सरफेस आया तो बच्चा कैसे बैलेंस करेगा अपने आप को? तो हमें क्या करना है ना कि डायनेमिक के साथ साथ स्टैटिक पे भी काम करना है, स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक मूवमेंट पे भी काम करना होता है। डायनेमिक का मतलब कि जो भी मूवमेंट करे वो हिलते डुलते भी करे, यानी कि सरफेस उसका हिलता डुलता होना चाहिए। बच्चे का बैलेंस जो होना चाहिए, बच्चे का जो सरफेस होना चाहिए वो डिसबैलेंस वाला होना चाहिए। उस मूवमेंट में उस सरफेस के साथ अगर बच्चा अपने काम को अचीव कर पा रहा है तो समझ लीजिए कि बच्चा वो हर काम करेगा और एनवायरनमेंट में वो नॉर्मल तरीके से रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि बच्चा भाग रहा होता है, एकदम से कोई मूवमेंट आया जहां पे थोड़ा डिसबैलेंस हो गया सरफेस, बच्चा गिर गया। तो हमें क्या करना है, बच्चे के ये इस मूवमेंट पे भी काम करना, और इस मूवमेंट के साथ साथ बच्चे को बोलना है दे दो मुझे, दो मुझे, दो मुझे, मुझे दो, दे दो मुझे, हाँ मैंने पकड़ रखा है, दे दो, दे दो, ये ठीक है। तो हमने मूवमेंट भी ले रहे थे, साथ के साथ इससे ट्रांजिशन भी कर रहे थे। इसी तरीके से डिफरेंट जगह के ट्रांजिशन है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, साइडवर्ड है, ठीक है, और अपवर्ड है, डायगोनली है। डिफरेंट तरीके का अप्रोच यूज करके साथ में, और डिफरेंट तरीके की डायनेमिक है, ठीक है। डायनेमिक का मतलब अभी तो बॉलिस्टर है, डायनेमिक रेक्टेंगल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, डिफरेंट तरीके का मूवमेंट होता है, डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। उसके ऊपर बैठा के बच्चे को, उसको ऊपर खड़ा करके, 1 लेग के ऊपर खड़ा करके बहुत डिफरेंट अप्रोच के साथ काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि बस स्ट्रेचिंग किया बच्चा चल गया। और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन बहुत अप्लाई करना पड़ेगा हमें, और स्किल्स डेवलपमेंट पे भी काम करना है। तो इन सारे लेवल पे काम करेंगे तो बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारा बच्चा वो हर काम करेगा जो आप चाहते थे। थैंक यू सो मच, मुझे सुनने की बहुत बहुत धन्यवाद।